पेरिस में एक पेशेवर हत्यारा जिसे बस द असेसिन कहा जाता है, एक पुराने कमरे की खिड़की से सड़क के दूसरी तरफ वाले होटल को घंटों तक देखता रहता है, अपने टारगेट का इंतजार करते हुए। वह बस तब उठता है जब पानी पीने या थोड़ी हवा के लिए बाहर निकलना जरूरी होता है, ताकि दिमाग और शरीर दोनों फोकस में रहें। एक दोपहर वह इमारत से निकलकर खाना लेने जाता है ताकि उसकी पहचान न खुले। वह खुद को एक जर्मन टूरिस्ट बताता है क्योंकि वह जानता है फ्रेंच लोग ऐसे टूरिस्ट से आमतौर पर दूर रहते हैं। स्कूटर जहां था वहीं है। ये चेक कर लेने के बाद वह मैकडॉनल्ड्स से हल्का खाना लेता है और अपने कॉन्टैक्ट ईडी से फोन पर बात करता है। 5 दिन हो चुके हैं। वह इंतजार के लिए बेचैन है, लेकिन ईडी अभी तक नहीं बता पा रहा कि टारगेट आखिरकार कब दिखेगा। इसलिए हत्यारा वापस कमरे में लौट आता है, खिड़की पर वापस बैठ जाता है और फिर उसी स्थिर, बिना हलचल किए मन से अपने शिकार का इंतजार करता रहता है, जैसे एक ऐसा शिकारी जो गलती नहीं कर सकता। कॉल खत्म होते ही हत्यारा फोन को जमीन पर फेंक देता है और उस पर पैर रखकर तोड़ देता है ताकि कोई भी उसे ट्रेस न कर सके। रात को वह अपनी प्रिसिजन राइफल साफ करते हुए तैयार कर रहा होता है कि तभी कॉरिडोर से आवाज आती है। एक आदमी दरवाजे के पास आता है और हत्यारा तुरंत शूटिंग की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन वह सिर्फ जनरल कर्मचारी झीलदार होता है जो दरवाजे पर डाक छोड़ने आया था। थोड़ी देर होटल को निगरानी रखने के बाद वह ब्रश करता है और नल धो देता है ताकि उसका डीएनए वहीं न रहे। फिर वह एक टेबल पर सीधा लेट जाता है सोने के लिए। उसकी घड़ी हर 10 मिनट में अलार्म बजाती है ताकि वह जागकर फिर से होटल पर नजर रख सके। रात के बीच में जब वह नीचे देखता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखती है। उसका टारगेट आखिरकार होटल के एक कमरे में घुस चुका है। अब बस टाइमिंग बाकी है और हत्यारा अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार रहता है। वह अपनी राइफल फिर से चेक करता है, टेबल को थोड़ा ऊंचा सेट करके सहारा बना लेता है ताकि शॉट ज्यादा स्थिर रहे। वह अपने MP3 प्लेयर में म्यूजिक चलाता है, आंखों में ड्रॉप डालता है और अपनी नब्जों भी चेक करता है ताकि दिल बहुत तेज न धड़के और वह पूरी तरह शांत और स्टेबल रहे। होटल के अंदर एक हॉस्टेस गर्ल ऑफ प्रोग्राम उसी कमरे में टारगेट के लिए शो कर रही होती है। हत्यारा सही पल का इंतजार करता है, फैसला लेता है कि अब शॉट लगना चाहिए और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन ठीक उसी पल वह लड़की आगे बढ़ जाती है और गोली टारगेट के बजाय सीधे उसी लड़की को लग जाती है। वह तुरंत दूसरी गोली चलाना चाहता है, लेकिन होटल के सुरक्षा कर्मी कमरे के पर्दे बंद करने के लिए भाग पड़ते हैं ताकि शॉट से मिलने वाला व्यू ढक जाए। अब हत्यारे के पास कोई ऑप्शन नहीं। वह तुरंत अपना सारा सामान समेटकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर स्कूटर पर सवार होकर वह तेजी से भाग जाता है और तभी तक पुलिस स्थान पर पहुंचती है, लेकिन उसका ही वही पल होता है जब वह नजरों से पूरी तरह गायब हो चुका होता है। शहर में स्कूटर से भागते हुए वह अपने सारे जरूरी सामान, राइफल, कपड़े, टूल्स को गलियों, नालों और एक ट्रैश ट्रक में फेंकता जाता है ताकि उसका कोई भी सीधा सबूत मिलना मुश्किल रहे। ऊपर से पुलिस की सायरन की आवाज लगातार पास आती हुई दिखती है, इसलिए उसे बार बार अचानक मोड़ लेने पड़ते हैं और कहीं कहीं सीढ़ी या ढाल वाली जगहों से होकर भी स्कूटर लेकर नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन उसकी स्ट्रेटजी और शांत दिमाग की वजह से वह अंततः बच निकलता है। थोड़ी देर बाद हत्यारा नदी के पास पहुंचता है, स्कूटर छोड़ देता है और हेलमेट पानी में फेंक देता है ताकि कोई निशान न रहे। एक पेट्रोल पंप पर वह बाथरूम जाता है, नई कपड़े पहनता है, दाढ़ी बनाता है और सब कुछ साफ करके टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। एयरपोर्ट से पहले वह राइफल का आखिरी हिस्सा कचरे की बाल्टी में फेंक देता है। यह उसके करियर में पहली बार है जब असाइनमेंट फेल होता है, टारगेट बच जाता है। गलती से बेकसूर लड़की मर जाती है और वह भाग जाता है। इससे वह गहरे तनाव और नर्वसनेस में रहता है। एयरपोर्ट पर जब वह पुलिस कुत्ते को अपनी तरफ देखते देखता है तो घबराकर बाथरूम में भाग जाता है। चेहरा धोकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वहां से वह ईडी को फोन करता है जो उसे खूब डांटता है। गुस्से और शर्म में हत्यारा बीच में ही फोन काटकर उसे तोड़ देता है ताकि कोई डेटा न बचे। फिर वह फर्जी आईडी और टिकट दिखाकर विमान में बोर्ड हो जाता है। उड़ान का इंतजार करते हुए वह पास बैठे एक शख्स से भरे आदमी पर नजर टिका देता है जिसका बर्ताव उसे संदिग्ध लगता है। विमान अगले एयरपोर्ट पर उतरते ही हत्यारा एक नई झूठी आईडी से दूसरी फ्लाइट बुक कर लेता है, लेकिन उसे झटका सा लगता है जब वह देखता है कि वही शक करने वाला आदमी यहाँ भी मौजूद है।
वह समझ जाता है कि ये उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए अपनी उड़ान अगले दिन के लिए टाल देता है। एक होटल में वह रात के लिए कमरा लेता है, खाना मंगवाता है और खाना खत्म करने के बाद दरवाजे की हैंडल पर एक गिलास और उसका ढक्कन बाल्टी की तरह रख देता है ताकि कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो गिलास गिरकर उसे जगा दे। ये उसकी छोटी सी लेकिन सावधानी भरी सुरक्षा हो जाती है। आखिर में वह एक चाकू उठाकर पढ़ाई की कुर्सी के पास रखी मेज पर रख देता है, जहाँ बैठकर रात का बाकी समय गुजारता है और हर आवाज पर अलर्ट रहता है। अगले दिन वो डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए उड़ान भरता है और वहां से जीप लेकर जंगल के बीच छिपे अपने ठिकाने पर पहुंचता है। बाड़ के पास ताजा पैरों के निशान और जली सिगरेट के टुकड़े देखकर उसका शक पक्का हो जाता है। वह गन उठाता है, बाड़ फांदकर घर की तरफ दौड़ता है और रास्ते में और निशान भी दिखते हैं। अंदर से जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, लेकिन दिखने में कुछ भी गलत नहीं लगता। हत्यारा म्यूजिक बंद कर देता है, किचन में जाता है और वहां फर्श पर खून के धब्बे के पास कई चाकू बिखरे हुए पाता है। घर की तलाशी जारी रखते हुए वह बाथरूम में टूटा दर्पण और दीवार पर खून के निशान देखता है। एक खिड़की भी टूटी हुई है जिसके शीशे पर खून लगा है। साफ लगता है कि या तो कोई भागा या किसी को बाहर निकाला गया। इन निशानों को देखकर वह अंदर घुसे खतरे को महसूस करता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले वह अपने खास नेटवर्क को एक फोन कॉल करके चेतावनी या सूचना भेज देता है। कुछ मिनटों बाद वह अस्पताल पहुंचता है और अपनी बेहोश गर्लफ्रेंड मगदाला को देखता है। उसका भाई मार्कोस बताता है कि एक पुरुष हत्यारा और एक हत्यारिन ने घर तोड़ा, मगदाला से पूछताछ की और उसे टॉर्चर किया। मगदाला ने जान बचाने के लिए लड़ाई की, उस आदमी को पैर में चाकू मारा और खुद खिड़की से भाग निकली। हत्यारे तुरंत टैक्सी पकड़कर फरार हो गए। मार्कोस को लगता है कि वे पेशेवर हत्यारे को ढूंढ रहे थे और मगदाला को मारना चाहते थे क्योंकि वह एक गवाह बन गई थी। हत्यारा मार्कोस से वादा करता है कि अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा, वह इस तरह की घटना दोहराने नहीं देगा। कुछ घंटे बाद एक डॉक्टर उसे बताती है कि मगदाला को उसकी फरमाइश के मुताबिक एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर किया जाएगा जहां उस पर बेहतर निगरानी रहेगी। वह डॉक्टर को टिप देना चाहता है, लेकिन वह जल्दी से मुड़कर दूसरी तरफ चली जाती है, शायद उससे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहती। उसी पल बिस्तर पर पड़ी मगदाला आंखें खोलती है और बिना झिझक कह देती है कि उसने हमलावरों से एक भी बात नहीं कही, यानी उसने न उसका नाम बताया और न उसका गुप्त ठिकाना। घर लौटकर वह बगीचे में जाता है, मिट्टी खोदकर एक छिपी तिजोरी निकालता है जिसके अंदर राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और दूसरे हथियार भरे पड़े होते हैं। इन्हें देखकर साफ लगता है कि वह अब बस बचने की नहीं बल्कि बदला लेने की तैयारी में है। वह सभी हथियारों को अपनी फर्जी शनाख्त के साथ पैक कर लेता है, जीप में बैठकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है उसी टैक्सी को ढूंढने के लिए जिसका मार्कोस ने वर्णन किया था। कई घंटों तक भटकने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। रात को वह टैक्सी कंपनी के कार्यालय में जाता है, मैनेजर को धमकी देकर उसके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच पाता है। तेजी से खोजने पर सामने आता है कि एक टैक्सी ड्राइवर लियो ने हमलावरों को उसके घर तक पहुंचाया था। वह काउंटर से थोड़ी नकदी उठा लेता है, आसपास की चीजें उलट पुलट कर रखता है ताकि ये लूट जैसा लगे और मैनेजर को बांधकर जमीन पर छोड़ देता है। अगले दिन वह टैक्सी कंपनी के बाहर इंतजार करता रहता है जब तक लियो अपनी गाड़ी लेकर बाहर नहीं आता। वह उसका पीछा करता है और शहर के सेंटर तक पहुंचकर अपने आप को एक टूरिस्ट बनाकर उसी टैक्सी में बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद वह गन निकालकर लियो को ड्राइविंग जारी रखने को कहता है। लियो सोचता है कि यह सिर्फ छोटा लूट है, इसलिए वह वॉलेट निकाल कर दे देता है, लेकिन हत्यारा उससे बस एक ही सवाल पूछता है, उन दोनों के बारे में बता जिन्हें तूने मेरे घर पहुंचाया था। लियो डरकर बताता है कि वह जोड़ा अजीब लग रहा था, पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने उन्हें ले जाना स्वीकार किया। उसने देखा कि उस आदमी की टांग से खून बह रहा था, लेकिन वे हॉस्पिटल नहीं बल्कि एयरपोर्ट जाना चाहते थे, इसलिए लियो ने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ दिया जैसा उन्होंने कहा था। हत्यारा उसे एक खाली बर्बाद जगह पुल के नीचे पर गाड़ी रोकने को कहता है और वहीं बैठे बैठे लियो के सिर पर गोली मार देता है ताकि वह उसके बारे में कभी बात न कर सके। उसके बाद वह न्यू ऑर्लियंस के लिए उड़ान भरता है जहां वह एक वैन किराए पर लेता है और अपने वेयर हाउस तक जाता है। वहां से वह एक बड़े सूटकेस में रखी कई झूठी आईडी निकालता है, नए हथियार भी लेता है और वैन के लिए नई नंबर प्लेट बदलता है। फिर वह एक हार्डवेयर स्टोर पर जाता है और कुछ टूल खरीदता है, शायद दरवाजे तोड़ने या भीतर घुसने के लिए। शहर में वह खुद को एक नया क्लीनर बताकर एक शानदार बिल्डिंग में घुस जाता है। जब दरवाजा पोस्टमैन के लिए खुलता है, वह पोस्टमैन के साथ लिफ्ट लेता है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर पानी पीकर थोड़ा टाइम निकालता है, शायद बिल्डिंग के लेआउट याद करने और अपने अगले टारगेट का रास्ता बनाने के लिए। पोस्टमैन दरवाजा पूरा नहीं बंद कर पाया होता,
और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, हत्यारा मौका देखकर ऑफिस के अंदर घुस जाता है। अंदर उसके कांटेक्ट ईडी की सेक्रेटरी डोलोरीज उसे गन लिए आते देखकर बुरी तरह डर जाती है। हत्यारा उसका कंप्यूटर और फोन उठा लेता है और फिर कहता है कि वह उसे ईडी के ऑफिस तक ले जाए। डोलोरीज ईडी को उसकी कुर्सी से बांध देती है, फिर बाथरूम में जाकर उसका हाथ मिनी सिंक से भी बांध देती है ताकि वह न भाग सके और न ही मदद बुला सके। हत्यारा दरवाजा बंद करके सीधे पूछता है कि उसके घर पर जो 2 हत्यारे थे वे आखिर कौन थे। ईडी बताता है कि उसे एक बहुत ताकतवर क्लाइंट के साथ समझौता करना पड़ा था ताकि टूटी हुई मिशन की भरपाई हो सके। उसने कभी सोचा नहीं था कि हत्यारा वापस आएगा, इसलिए उसने 2 हमलावर भेज दिए ताकि सब क्लीन हो जाए, यानी घर, गवाह और सब सुराग गायब। गुस्से में हत्यारा नेल गन से ईडी और डोलोरीज के कंप्यूटरों को तबाह कर देता है ताकि कोई डेटा बचे नहीं। लेकिन ईडी बार बार उसे भागने और किसी दूसरे देश में छुपने को कहता रहता है, मानो वह अभी भी उस क्लाइंट के साथ डील बचाना चाहता हो। जब हत्यारा बार बार दूसरे हमलावरों की पहचान पूछता है तो ईडी जिद्दी रहता है और कुछ भी बोलने से इनकार करता है। गुस्से में हत्यारा उसकी छाती में 3 नेल्स भोंक देता है, फिर इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर फोन को टेबल पर छोड़ देता है जैसे कोई बाहर से मदद बुला रहा हो। ईडी गिरते गिरते फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह गिर पड़ता है। हत्यारा उसके सिर के नीचे अखबार रख देता है, शायद खून के दाग छुपाने के लिए। कुछ सेकंड में ईडी की मौत हो जाती है। फिर हत्यारा बाथरूम में जाता है जहां डोलोरीज शांत रहने के लिए ईडी की दवाइयां ले रही होती है। वह उसे बताने को तैयार हो जाती है कि वह कौन हत्यारे थे, लेकिन एक शर्त रखती है, उसे असस्पेक्टेड डेथ चाहिए ताकि उसके बच्चों को बीमा का पैसा मिल सके। हत्यारा अपने काम में भावनाओं को दूर रखना जरूरी समझता है, लेकिन फिर भी वो डोलोरीज को बांधी हुई अवस्था से छुड़ा देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, डर और दवाओं के असर से बेहोश होकर गिर जाती है। हत्यारा ईडी का शव और बर्बाद कंप्यूटरों को एक बड़े कचरे के डंपर में फेंक देता है, फिर उठी हुई डोलोरीज के साथ लिफ्ट में खड़ा होता है, मानो दोनों बस यूं ही वहां से जा रहे हों। उसके दिमाग में अब अगले टारगेट का नाम और पूरी योजना तैयार हो चुकी है। अगली मंजिल पर एक टेनेंट लिफ्ट में उनके साथ आ जाता है और कूड़दान में पड़े शव के बारे में फनी टिप्पणी करने लगता है, मानो कोई आम मजाक हो। डोलोरीज नर्वस होकर मजबूरन हंस देती है, हालांकि उसे अच्छी तरह पता है कि वह शव किसका है। बाद में हत्यारा उसे उसके घर तक छोड़ता है और वैन के अंदर बांध कर रखता है, जबकि वह खुद घर के अंदर जाता है। डोलोरीज मौत गैग के बावजूद चिल्लाती और छूटने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सियों में जकड़ी रहकर बेबस रहती है। हत्यारा गैराज खींचता है, वैन को अंदर ले जाकर छिपा देता है ताकि बाहर से उसका कोई निशान न दिखे। जब हत्यारा और डोलोरीज उसके ऑफिस तक पहुंचते हैं तो वह उससे सीखता है कि उसके कॉन्टैक्ट ईडी ने अपने एड्रेस कैटलॉग को कैसे इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर छिपे छोटे छोटे मिशन कार्ड्स पर उस जोड़े हत्यारों के नाम और वह क्लाइंट लिखा होता है जिसने फेल हुई मिशन की भरपाई में पैसे दिए थे और जिसके कहने पर घर पर हमला किया गया था। अपनी जरूरी जानकारी निकाल लेने के बाद हत्यारा डोलोरीज की गर्दन तोड़ देता है और उसके शरीर को सीढ़ियों से नीचे जोर से गिरा देता है ताकि उसकी मौत एक्सीडेंट जैसी लगे और उसकी बीमा पॉलिसी के जरिए उसके बच्चों को फायदा मिल सके, जो खुद उसकी वही ख्वाहिश थी। अपने वेयर हाउस लौट कर वह ईडी के शव को जला देता है ताकि लाश और उसकी पहचान पूरी तरह मिट जाए। इससे पुलिस को ट्रेस करना मुश्किल रहता, जबकि वह अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ चुका होता है। रात में वह एक बास्केट लेकर उन राखों को समुद्र में बहा देता है, मानो कोई अंतिम रस्म पूरी कर रहा हो जिससे ईडी का भौतिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाए। एक रात मोटल में गुजारने के बाद वह वैन साफ करता है, उस पर नई प्लेट लगा देता है और कई घंटों तक गाड़ी चलाकर फ्लोरिडा पहुंच जाता है। वहां वह वैन छोड़ देता है और एक नई कार किराए पर लेकर अपने अगले टारगेट के घर की तरफ रवाना होता है। पहली नजर में ही वह उसे पहचान लेता है क्योंकि वह लंगड़ाता होता है जो वही चोट है जो मगदाला ने उसे घर पर दी थी और जिसने उसे अपने दरवाजे से बाहर भगा दिया था। थोड़ा सा सामान खरीदने के बाद हत्यारा अपनी कार में उस घर के पास खड़े होकर इंतजार शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसका टारगेट दोस्तों के साथ घर से निकलता है और अपनी ट्रक लेकर जाता है। हत्यारा तुरंत उसका पीछा शुरू कर देता है। शहर में ट्रक एक क्लब के बाहर रुकती है और वह ग्रुप अंदर चला जाता है। हत्यारा वापस घर चला आता है और अपने टारगेट के वापस लौटने तक धीरे धीरे इंतजार करता रहता है। जैसे ही वह आदमी घर में वापस आता है, हत्यारा बाड़ के पास अपना शरीर छिपाकर खड़ा हो जाता है। तभी घर का कुत्ता उसकी तरफ घूरकर जोर जोर से भौंक उठता है, मानो खतरे की घंटी बजा रहा हो। हत्यारा बाड़ के पास जाता है, कुछ खाना लेकर उसमें नींद की दवा मिलाकर उसे कुतिया के सामने फेंक देता है
कुतिया बिना देर किए उसे निगल लेती है। इसी दौरान घर का मालिक उसे आवाज लगाता है और धीरे धीरे दवा का असर शुरू होने लगता है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद जब कुतिया बेहोश होकर अपनी बिस्तर पर खर्राटे लेने लगती है, हत्यारा बाढ़ कूदकर घर के अंदर चुपके से घुस जाता है। वह एक एक कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन अचानक बुरे भरे ढंग का ब्रूट मॉन्टेस, घर का कुत्ता, उसे देख लेता है और पीछे से झटके से उसका गला दबा देता है, साथ ही उसका हथियार भी छीन लेता है। दोनों के बीच जमीन पर भीषण मुकाबला शुरू हो जाता है। धक्का मुक्की, लात, घूंसे, गिरना उठना, भाग दौड़ में पिस्तौल लुढ़कती हुई बिस्तर के नीचे चली जाती है। ब्रूट मॉन्टेस हत्यारे को गिराकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, फिर उसे जमीन पर पीटने लगता है, उस पर हावी होने की कोशिश करता है। जब वह गन उठाने के लिए बिस्तर के नीचे जाता है, हत्यारा मौके का फायदा उठाकर उठ खड़ा होता है। ब्रूट मॉन्टेस तुरंत वापस उस पर झपटता है। मारो मारी फिर से शुरू हो जाती है। एक झटके में वह हत्यारे को टीवी सेट पर जोर से ठोक देता है, जिससे वह चकित होता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती दोनों के बीच। यह युद्ध आखिर तक जारी रहने वाला है। हत्यारा अब पीछे नहीं हटता। वह जमकर जवाब देता है और पास खड़े ब्रूट मॉन्टेस के सिर पर एक फूलदान तोड़ देता है, जिससे वह थोड़ा चकित रह जाता है। हत्यारा तुरंत अगले कमरे में भाग जाता है। चौकी, लैंप और छोटी टेबल जैसी चीजें हथियार बना लेता है, लेकिन ब्रूट मॉन्टेस उसे फिर से जोर से धकेलकर कॉरिडोर में फेंक देता है। दोनों अब खुले स्पेस में जोर जोर से एक दूसरे पर मारते हैं। टांग, बाह, कोहनी, घुटने, सब कुछ इस्तेमाल होता है। अचानक हत्यारा उसकी पीठ पर कूद पड़ता है, गले में हाथ लपेटकर उसे दबोचता है, सांस रुकवाने की कोशिश करता है। वह पीछे की तरफ झटके से खिंच जाता है, दीवार से टकराकर हत्यारे को वापस धकेल देता है, फिर पीठ के बल गिरकर उस पर दब जाता है, उसे जमीन पर कुचलने की कोशिश में। फिर ब्रूट मॉन्टेस हत्यारे को उठाकर कांच की टेबल पर जोर से फिर से पटक देता है और जिद से उसे पीटने लगता है। इसी बीच हत्यारे की नजर नजदीक रखे लार्ज अटीचर, फायर अटीचर पर पड़ती है। वह तुरंत उसे उठाकर की लेता है और मजबूत धमकी भरे हमले से ब्रूट मॉन्टेस को वापस धकेल देता है, उसे दूर खींच लेता है। हत्यारा बार बार आगे बढ़ता है और एटीचर से ब्रूट मॉन्टेस पर जोर से वार करता है, उसे बैकवर्ड धकेलते धकेलते सोफे तक ले आता है। तभी ब्रूट मॉन्टेस सोफा आगे धकेलता है, हत्यारे को बीच में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा अंदर से कूदकर उसी दूरी पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से ब्रूट मॉन्टेस की लंगड़ी टांग पर हमला करता है, जिससे वह फिर संतुलन खो जाता है और गिर पड़ता है। यह पल शायद इस खूनी लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ है। जैसे ही ब्रूट मॉन्टेस दराज खोलकर अंदर से गन निकालने जाता है, वह हत्यारे को दूसरी टेबल पर जोर से फेंक देता है। हत्यारा तुरंत वापस एटीचर से उस पर वार करता है, जिससे वो पीछे की तरफ झटक जाता है और एक मेज की नुकीली टांग में गिर पड़ता है। लकड़ी का टुकड़ा उसकी पीठ में घुस जाता है, मानो चाकू की तरह। घायल होकर भी ब्रूट मॉन्टेस अपनी गन से कुछ राउंड दाग देता है, लेकिन हत्यारा तुरंत किचन की तरफ भाग जाता है और वहां से एक रिलेडर, छोटे छोटे छेद वाला ग्रेटर उठा लेता है। दर्द से चीखता हुआ ब्रूट मॉन्टेस पीठ से लकड़ी खींचता है और लड़खड़ाता हुआ फिर भी किचन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हत्यारा रिलेडर को भाग जाता है। फेंककर ब्रूट मॉन्टेस का ध्यान बिखेर देता है। शोर की तरफ निशाना साधकर वह गलत दिशा में गोलियां चला देता है और हत्यारा तुरंत किचन से बाहर भाग जाता है। दरवाजा बंद करने से पहले ही ब्रूट मॉन्टेस उसका चेहरा देख लेता है और पहचान लेता है, ये वही इंसान है जिसके घर पर उसने हमला किया था। खून से लथपथ होकर वह कमरे तक पहुंचकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हत्यारा ने वही गन हाथ में ले ली है जो पहले कमरे में बिस्तर के नीचे छिपी थी। पीछे से उसे देखते ही वह तुरंत गोली चला देता है। गोली की आवाज से बाहर सो रही कुतिया भी जाग जाती है और भौंकती हुई घर के अंदर आ पहुंचती है। थोड़ी देर में हत्यारा ब्रूट मॉन्टेस के सिर पर दूसरी गोली मारकर उसे पूरी तरह मार देता है और यह लड़ाई का अंतिम पॉइंट बन जाता है। हत्यारा दौड़ता दौड़ता घर से बाहर निकल जाता है, जबकि कुतिया अपने मालिक के खून पर खड़ी उसे समझ लेती है कि वो मर चुका है। गुस्से से भरकर वो तुरंत हत्यारे के पीछे भागने लगती है, खिड़की तोड़कर भी बाहर कूद जाती है, जैसे स्वयं एक जानवरी बदला लेने उतरी हो। हत्यारा बाड़ को पार करते ही तेजी से बाड़ का दरवाजा खींचकर बंद कर देता है, जिससे कुतिया उस तक नहीं पहुंच पाती। वह फिर एक मोलोटोव कॉकटेल खिड़की से अंदर फेंक देता है और जल्द ही घर आग से भर जाता है, जैसे वो खुद को और अपने सारे निशानों को जलाकर साफ कर रहा हो। अगले कुछ घंटों में वह एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां बाथरूम में नहा धोकर अपने खून और धूल धोता है
और फिर न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पर चढ़ जाता है। वहाँ वह एक और कार किराए पर लेता है और सबर्बन इलाके में चला जाता है जहां उस फीमेल हत्यारिन स्पेशलिस्ट का घर है। अपने जख्मों के लिए दवा खाकर वह दिन भर अपनी कार में बैठकर इंतजार करता रहता है। रात होते ही वह उस स्पेशलिस्ट को घर से निकलते देखता है और उसके पीछे पीछे शहर की तरफ निकल पड़ता है। ट्रैफिक लाइट पर वह उसे गोली मारने का इरादा करता है, लेकिन पुलिस की सायरन सुनते ही जल्दी से गन छुपा लेता है। कुछ देर बाद वह महिला एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है। हत्यारा भी तुरंत भीतर भाग जाता है, उसकी मेज पर बैठ जाता है और उसके बैग से गन निकाल लेता है, जैसे अब वह खुद ही नियंत्रण और नियम बन चुका हो। रेस्टोरेंट में जैसे ही वह स्पेशलिस्ट हत्यारे को देखती है, वह तुरंत उसे पहचान लेती है। वह गार्सन से विस्की की बोतल मंगवा लेती है, क्योंकि अपने आखिरी पलों में वह बस एक अच्छी ड्रिंक के साथ ही जाना चाहती है। वह ईडी के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि वह मर चुका है, तो उसके चेहरे पर राहत और छोटी सी खुशी झलक जाती है। वह अपना खाना और पीना हत्यारे के साथ बांटना चाहती है, जैसे दोनों दोस्ताना माहौल में बैठे हों, लेकिन हत्यारा उसकी किसी भी चीज को नहीं छूता। वह सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान देता है। वह बताती है कि न तो उसके लिए उसके खिलाफ कोई निजी दुश्मनी थी, न ही मगदाला के खिलाफ वह बस एक जॉब स्वीकार कर लेती है। जैसे सच्चे हत्यारे हर बार किसी और की जिंदगी उठाकर इस काम को निभाते हों, अपने जीवन की एक पुरानी कहानी सुनाकर, जो उनके काम की मेटाफर बन जाती है। वह खुद से सवाल करती है कि इतना बड़ा रिस्क उठाकर वह क्यों यहाँ तक आया है। वह सोचती है कि शायद वह उसे जिंदा देखने से शांति महसूस करना चाहता था, जैसे उस दिन जब टारगेट बच गया था और उसकी गोली बुरी तरह चूक गई थी। यही सोच उसके अंदर एक भावनात्मक दरार बना देती है और हत्यारा पहली बार उसकी विस्की का घूंट लेता है। स्पेशलिस्ट गार्सन से कहती है कि वह सब लेकर जाए, क्योंकि उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बैठक, यह जहरीला शांतिपूर्ण माहौल और इसके बाद अब इस कहानी का अंतिम फैसला बस उसी के हाथ में रह जाता है। बाहर पार्क में दोनों साथ साथ चलते हैं। उतरने वाली सीढ़ी पर स्पेशलिस्ट अचानक फिसलकर गिर जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन हत्यारा उसकी बजाय सीधे उसके सिर पर गोली मार देता है। बाद में देखने पर पता चलता है कि उसकी जेब में छुपी छुरी थी और वह जानबूझकर फिसली थी। उसे धोखे से मारने की कोशिश कर रही थी। वह भी आखिरी सांस तक अपने पेशे को याद रखती है। कुछ समय बाद हत्यारा चिकागो पहुंचता है और एक महंगी बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता है, जहां वह शख्स रहता है जिसने फेल मिशन के बदले भुगतान किया था। वह उसे जिम की तरफ जाते देखता है और फोन पर उसका पता और बिल्डिंग की जानकारी निकाल लेता है। जैसे ही वह गैरेज में घुसने का मौका पाता है, अंदर घुस जाता है। जब दरवाजा बिना लॉक के बंद हो जाता है, तो वो लॉक की फोटो खींच लेता है और बाद में उसी तरह के लॉक खोलने वाले टूल अमेज़न से ऑर्डर कर लेता है। टूल आने के बाद वह उसी जिम में जाता है और खुद को मेंबर के रूप में रजिस्टर करा लेता है, अपने टारगेट की रूटीन और रस्तों को देखने के लिए, ताकि अंतिम हमले में कोई गलती न रहे। जिम फॉर्म भरते समय उसे पता चलता है कि कुछ विशेष एरिया में जाने के लिए एक अलग बड़ा एक्सेस कार्ड चाहिए। ये जानकारी वो अपने दिमाग में संभाल कर रख लेता है। इसके बाद वो बैंक जाता है और अपने सारे पैसे एक डोमिनिकन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जो फर्जी नाम से खोला होता है। अगर उसका पीछा हो तो ट्रेस करना ज्यादा मुश्किल हो जाए। रात को हत्यारा एक स्थानीय डीलर से गन खरीद लेता है, ताकि उसके पास नई ट्रेस से दूर एक हथियार रहे। अगली सुबह वह आया हुआ पैकेज उठाता है, जिसमें उसका ऑर्डर किया लॉक टूल आ जाता है और फिर सीधे जिम वाली बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। वहां उसकी नजर गार्ड पर पड़ती है और वह जानबूझकर उससे टकराकर उसके कार्ड को अपने खरीदे हुए क्लोनिंग डिवाइस से स्कैन कर लेता है। वर्षा रूम में वह इंतजार करता रहता है तब तक जब तक सब लोग बाहर निकल जाएं। फिर वह क्लोन किया गया कार्ड इस्तेमाल करके अपने टारगेट का लॉकर खोल देता है। अंदर से वह उसकी वॉलेट ढूंढता है और उसमें से एक और एक्सेस कार्ड निकालता है, जिसे वह फिर से क्लोन कर लेता है। कुछ घंटों बाद वो फिर बिल्डिंग की गैरेज की तरफ जाता है, इस बार बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार, लेकिन अब उसके पास वह कार्ड होता है जिससे वह रेजिडेंशियल एरिया में भी घुस सकता है। वह गैरेज और फिर लिफ्ट से ऊपर सीधे अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वहां रहने वाला शख्स क्ले अपने ऑफिस स्टाइल लिविंग रूम में उसे देखकर पूरी तरह झटके में आ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस आदमी का यहाँ आना सिर्फ एक ही चीज का इशारा है, उसकी आखिरी घड़ी अब बजने वाली है। जब क्ले उसे देखकर घबराता है तो वह असल में यह भी नहीं जानता कि ये आदमी है कौन। हत्यारा उसे वही मिशन कार्ड दिखाता है जिस पर उसका नाम, उसका फेल शॉट और पूरे ट्रांजैक्शन की जानकारी दर्ज है। ये देखकर क्ले तुरंत सब समझ जाता है और वह साफ साफ कहता है कि वह हत्यारे से इसलिए नफरत नहीं करता कि उसने मिशन फेल किया था, क्योंकि गलती तो हर किसी से हो जाती है। क्ले बताता है कि ईडी ने उसे समझाया था कि रिस्क साफ करना जरूरी है,
टारगेट जिंदा रहा था, इसीलिए उसके आसपास के सभी कनेक्शन और हर आंख वाले विटनेस को हटाना जरूरी है। उसने पैसा दिया, लेकिन ये उसे पूरी तरह नहीं पता था कि इसका मतलब उसकी औरत के घर पर हमला और मगदाला का टॉर्चर भी शामिल होगा। अंदरूनी झज्जरी और हिचकिचाहट के बावजूद हत्यारा उस पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि क्ले सिर्फ एक एग्जीक्यूटर था, ना कि बुरी नियत वाला बॉस। फिर भी वह एक साफ धमकी देता है, अगर क्ले कभी उसे दोबारा टारगेट लिस्ट पर लाया या उसकी पहचान किसी और को बताई तो वह वापस आकर उसे मार देगा। कोई नियम नहीं, कोई नियमा नहीं। इतना कहकर वह चुपचाप उठ जाता है और लिफ्ट में खड़े होते ही उन सभी मिशन कार्ड्स को टुकड़े टुकड़े करके जलाकर या फाड़कर सड़क पर फेंक देता है, मानो अपनी पुरानी दुनिया का अंत कर रहा हो। डोमिनिकन रिपब्लिक लौटकर वह मगदाला की देखभाल करता है, जो धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। उसकी जिंदगी, उसका दर्द और उसकी जिंदगी बचाने की कोशिशें सब एक ही धागे से जुड़ते हैं। इस तरह यह कहानी खत्म होती है, दी असैसिन। और यहाँ वीडियो समाप्त। अगले वीडियो में मिलते हैं।